हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद फिलोसोफर बाबा में। दोस्तों, ये नया वीडियो आप सभी को समर्पित है, जो कि आपका जो भाग 1 है यूपी वीपीओ सिलेबस का, जिसका नाम है पंचायत पंचायत या पंचायती राज। आज उसका 3 टॉपिक मैं इस वीडियो में कवर करूंगा, जो कि है पंचायत ब्रिटिश काल में परंपरागत स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद पंचायत व्यवस्था क्या डेवलपमेंट रही उसकी बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले इस वीडियो का क्रेडिट मैं सबसे पहले विकिपीडिया और दृष्टि आईएएस संस्थान को देना चाहता हूं, क्योंकि इसमें जो कंटेंट लिया गया है वो इन्हीं 2 जगहों से लिया गया है। क्योंकि ब्रिटिश काल का जो पंचायती व्यवस्था थी और जो परंपरागत पंचायती सिस्टम है वो कहीं मिल नहीं रहा था, तो मैंने इसे आप सभी के लिए विकिपीडिया और टीम दृष्टि की वेबसाइट से इसको मुहैया करवा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं क्रेडिट उनको देना चाहता हूं। तो चलिए करते हैं आज की वीडियो की शुरुआत। तो पंचायत की बात करें तो स्थानीय स्वशासन शासन की वह व्यवस्था है जिसमें निचले स्तर पर प्रशासन में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित कर उनकी समस्याओं को समझने तथा उनका हल करने का प्रयास किया जाता है। इस प्रकार स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था एक ओर तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण सुनिश्चित करती है, तो दूसरी ओर आम जनता को स्वयं अपनी समस्याओं के हल का मार्ग प्रशस्त करती है। क्योंकि स्थानीय स्वशासन क्या है, ये लोकल गवर्नमेंट क्या करती है कि जो लोअर कैटेगरी के लोग हैं, लोअर स्तर पे जो प्रशासन है, लोअर लेवल पे जो प्रशासन है, उसमें लोगों की भागीदारी हो जाए और उनकी समस्याओं को समझा जाए और उनकी समस्याओं का निदान किया जाए। तो भारत की पंचायती राज प्रणाली में गांव या छोटे कस्बे के स्तर पर ग्राम पंचायत या ग्राम सभा होती है, जो भारत के स्थानीय स्वशासन का प्रमुख अवयव है। सरपंच ग्राम सभा का चुना हुआ सर्वोच्च प्रतिनिधि होता है। प्राचीन काल से ही भारतवर्ष के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक जीवन में पंचायत का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। सार्वजनिक जीवन का प्रत्येक पहलू इसी के द्वारा संचालित होता था। अब हम पंचायत के इतिहास की बात करें तो वैदिक काल में भी पंचायतों का अस्तित्व था। ग्राम के प्रमुख को ग्रामीणी कहते थे। उत्तर वैदिक काल में भी यह होता था, जिसके माध्यम से राजा ग्राम पर शासन करता था। बौद्धकालीन ग्राम परिषद में ग्राम वृद्ध सम्मिलित होते थे। इनके प्रमुख को ग्राम भोजक कहते थे। परिषद अथवा पंचायत ग्राम की भूमि की व्यवस्था करती थी और गांव में शांति और सुरक्षा बनाए रखने में ग्राम भोजक की सहायता करती थी। जनहित के अन्य कार्यों का संपादन भी वही करती थी। स्मृति ग्रंथों की बात की जाए तो उसमें भी पंचायत का उल्लेख है। कौटिल्य ने ग्राम को राजनीतिक इकाई माना है। अर्थशास्त्र का ग्रामिक ग्राम का प्रमुख होता था, जिसे कितने ही अधिकार प्राप्त थे। अपने सार्वजनिक कर्तव्यों को पूरा करने में वह ग्रामवासियों की सहायता लेता था। सार्वजनिक हित के अन्य कार्यों में भी ग्रामवासियों का सहयोग वांछनीय था। ग्राम की एक सार्वजनिक निधि भी होती थी, जिसमें जुर्माने, दंड आदि से धन आता था। इस प्रकार ग्रामिक और ग्राम पंचायत के अधिकार और कर्तव्य सम्मिलित थे, जिनकी अवहेलना दंडनीय थी। गुप्त काल में ग्राम शासन की सबसे छोटी इकाई था, जिसमें प्रमुख को ग्रामिक कहते थे। वह पंचमंडल अथवा पंचायत की सहायता से ग्राम का शासन चलाता था और ग्राम वृद्ध इसी पंचायत के सदस्य होते थे। हर्षवर्धन ने अपने समय में भी इसी व्यवस्था को अपनाया। उसके समय में राज्य भुक्ति, विषय और ग्राम में विभक्त था, यानी भुक्ति माने प्रांत, विषय माने जिला और ग्राम माने ग्राम यानी गांव। हर्ष के मधुमन शिलालेख में साम कुंडिका ग्राम का उल्लेख है, जो कुंडघानी, विषय और अहिछत्र भुक्ति के अंतर्गत था। ग्राम प्रमुख को ग्रामिक कहते थे। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में ग्राम पंचायतों का उल्लेख मिलता है। और कौटिल्य के अर्थशास्त्र की बात की जाए तो इसमें जो ग्राम पंचायत का उल्लेख मिलता है, उसमें नगर को पुर कहा जाता था और इसका प्रमुख नागरिक होता था। स्थानीय निकाय किसी भी राजसी हस्तक्षेप से मुक्त थे। मौर्य और मरुत्य काल में भी ग्राम का मुखिया वृद्धों की एक परिषद यानी काउंसिल ऑफ एल्डर्स की सहायता से ग्रामीण जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता रहा। यह प्रणाली गुप्त काल में भी बनी रही। यद्यपि नामकरण में कुछ परिवर्तन हुए। इस काल में जिलाधिकारी को विषयपति और ग्राम के प्रधान को ग्रामपति के रूप में जाना जाता था। इस प्रकार प्राचीन भारत में स्थानीय शासन की एक सुस्थापित प्रणाली विद्यमान थी, जो परंपराओं और रीति रिवाजों के एक निर्धारित रूपरेखा के आधार पर संचालित होती थी। यहाँ यह उल्लेख करना भी महत्वपूर्ण है कि पंचायत के प्रमुख के रूप में, यहाँ तक कि सदस्यों के रूप में भी स्त्रियों की भागीदारी का कोई संदर्भ प्राप्त नहीं होता है। मध्यकाल की बात करें तो यहाँ पर चोल साम्राज्य की बात होगी, जहाँ पर उत्तर मल्लूर शिलालेखों से पता चलता है कि दक्षिण में भी पंचायत व्यवस्था थी। ग्राम में स्वशासन का विकास चोल शासन की प्रमुख विशेषता थी। इन साम्य शासन इकाइयों को कुर्रुम कहते थे, जिनमें कई ग्राम सम्मिलित होते थे। कुर्रुम एक स्वायत्तशासी इकाई थी। शासन सत्ता एक महासभा में निहित होती थी। जिले ग्राम के लोग चुनते थे
और सभा अपनी समितियों के माध्यम से शासन का काम चलाती थी। इस प्रकार की 8 समितियां थीं जो जनहित के विभिन्न कार्यों को करने के अतिरिक्त शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए उत्तरदायी थीं। ये न्याय संबंधी कार्य भी करती थीं। ग्राम पूरी तरह स्वायत्त शासी था और इस प्रकार केंद्रीय शासन अनेक दायित्वों से मुक्त रहता था। मुस्लिम और मराठा कालों में भी किसी न किसी प्रकार की पंचायत व्यवस्था चलती रही और प्रत्येक ग्राम अपने में स्वावलंबी बना रहा। सल्तनत काल के दौरान दिल्ली के सुल्तानों ने अपने राज्य को प्रांतों में विभाजित किया था जिन्हें विलायत कहा जाता था। ग्राम के शासन के लिए 3 महत्वपूर्ण अधिकारी होते थे: प्रशासन के लिए मुकद्दम, राजस्व संग्रह के लिए पटवारी और पंचों की सहायता से विवादों के समाधान के लिए चौधरी। ग्रामों को स्वशासन के संबंध में अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर पर्याप्त शक्तियां प्राप्त थीं। मध्यकाल में मुगल शासन के तहत जातिवाद और शासन की सामंतवादी प्रणाली ने धीरे धीरे ग्रामीण स्वशासन को नष्ट कर दिया। यहाँ उल्लेखनीय है कि मध्यकाल में भी स्थानीय ग्राम प्रशासन में स्त्रियों की भागीदारी का कोई उल्लेख प्राप्त नहीं होता है। अगर हम ब्रिटिश काल में पंचायती राज की बात करें तो ब्रिटिश शासन के अंतर्गत ग्राम पंचायतों की स्वायत्तता समाप्त हो गई और वे कमज़ोर हो गए। साल 1870 में भारत में प्रतिनिधि स्थानीय संस्थाओं का उद्भव हुआ। वर्ष 1870 के प्रसिद्ध मेयो प्रस्ताव ने स्थानीय संस्थाओं की शक्तियां और उत्तरदायित्व में वृद्धि कर उनके विकास को गति दी। वर्ष 1870 में ही शहरी नगर पालिकाओं में निर्वाचित प्रतिनिधियों की अवधारणा को प्रस्तुत किया गया। वर्ष 1857 के विद्रोह ने शाही वित्त पर भारी दबाव बना दिया और स्थानीय सेवा को स्थानीय कराधान से वित्त पोषित करना आवश्यक माना गया। इस प्रकार यह राजकोषीय मजबूरी थी कि विकेंद्रीकरण पर लॉर्ड मायो के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। मेयो द्वारा सवाल उठाए गए कदमों का अनुसरण करते हुए लॉर्ड रिपन ने साल 1882 में इन स्थानीय संस्थाओं को उनका अत्यंत आवश्यक लोकतांत्रिक ढांचा प्रदान किया। सभी बोर्ड जो समय अस्तित्व में थे उनमें निर्वाचित गैर अधिकारियों के 2/3 बहुमत को अनिवार्य कर दिया गया और इन निकायों के अध्यक्ष को भी निर्वाचित गैर अधिकारियों में से ही चुना जाना था। इसे भारत में स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा माना जाता है। साल 1907 में स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को CEH होब हाउस की अध्यक्षता में केंद्रीकरण पर रॉयल कमीशन के गठन से अत्यंत बल मिला। इस कमीशन ने ग्राम स्तर पर पंचायतों के महत्व को चिन्हित किया और इसी पृष्ठभूमि में साल 1919 के मांटेग्यू चिप्सफोर्ड सुधार ने स्थानीय सरकार के विषय को प्रांतों के अधिकार क्षेत्रों में ट्रांसफर कर दिया। इस सुधार में यह अनुशंसा भी की गई जहां तक संभव हो स्थानीय निकायों के पास एक पूर्ण नियंत्रण की क्षमता होनी चाहिए और बाह्य नियंत्रण से उन्हें संभवतः पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। इन पंचायतों के दायरे में गांवों की सीमित संख्या ही थी और उनके कार्य भी सीमित थे। संगठनात्मक और राजकोषीय बाधाओं के कारण ये ग्रामीण स्तर पर स्थानीय स्वशासन की लोकतांत्रिक और जीवंत संस्थाओं के रूप में परिणित न हो सकी। फिर भी साल 1925 तक 8 प्रांतों ने पंचायत अधिनियमों को पारित कर लिया था और साल 1926 तक 6 देशी रियासतों ने भी पंचायत कानून पारित कर लिए थे। स्थानीय निकायों को अधिक शक्तियां दी गई और करारोपण के अधिकारों को कम कर दिया गया, लेकिन इनसे स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं की स्थिति में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ। अगर हम बात करें स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की पंचायती राज व्यवस्था की तो संविधान के अनुच्छेद 40 में पंचायतों का उल्लेख किया गया है और अनुच्छेद 246 के माध्यम से स्थानीय स्वशासन से संबंधित किसी भी विषय के संबंध में कानून बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडल को सौंपा गया। लेकिन संविधान में पंचायतों के इस समावेशन को तत्कालीन नीति निर्माताओं की सर्वसम्मति प्राप्त नहीं थी और इनका सबसे प्रबल विरोध स्वयं संविधान निर्माता B.R. अम्बेडकर ने किया था। ग्राम पंचायत के समर्थकों और विरोधियों के बीच अत्यधिक विमर्श के बाद ही अंततः पंचायतों को संविधान में स्थान मिला और इसे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत अनुच्छेद 40 में शामिल किया गया। चूँकि DPSP बाध्यकारी सिद्धांत नहीं है, परिणाम स्वरूप पूरे देश में इन निकायों के लिए सार्वभौमिक या एक समान संरचना का अभाव रहा। स्वतंत्रता के बाद एक विकास पहल के रूप में भारत ने 2 अक्टूबर 1952 को गांधी जयंती की पूर्व संध्या पर सामुदायिक विकास कार्यक्रम को लागू किया, जिसकी वृहद प्रेरणा अमेरिकी विशेषज्ञ अल्बर्ट मेयर द्वारा शुरू की गई इटावा परियोजना से प्राप्त हुई थी। इसमें ग्रामीण विकास की लगभग सभी गतिविधियों को शामिल किया गया जिन्हें लोगों की भागीदारी के साथ ग्राम पंचायतों की सहायता से लागू किया जाना था। साल 1953 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम के सहयोग के लिए राष्ट्रीय विस्तार सेवा की भी शुरुआत की गई, लेकिन ये कार्यक्रम भी कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा पाया, जिसके कारण इसकी विफलता हुई और इसकी विफलता का कारण नौकरशाही की बाधाएं, राजनीति और लोगों की भागीदारी में कमी, प्रशिक्षित और योग्य कर्मचारियों की कमी और विशेष रूप से CDP को लागू करने में ग्राम पंचायतों सहित स्थानीय निकायों की रुचि का अभाव था। और साल 1957 में राष्ट्रीय विकास परिषद नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम के कार्यकरण पर विचार करने हेतु बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। समिति ने पाया कि CDP की विफलता का प्रमुख कारण लोगों की भागीदारी में कमी थी। यहाँ पर CDP क्या है? कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम।
तो समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं का सुझाव दिया। तो ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड यानी ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं का सुझाव दिया था? तो बलवंत राय मेहता समिति ने। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की यह योजना सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान में शुरू की गई। आंध्र प्रदेश में ये योजना 1 नवंबर 1959 को शुरू हुई। इस संबंध में आवश्यक विधान भी पारित कर लिए गए और असम, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा एवं पंजाब में भी इसे लागू किया गया। साल 1977 में अशोक मेहता समिति की नियुक्ति ने पंचायती राज की अवधारणा और रीतियों में नए दृष्टिकोण का सूत्रपात किया। समिति ने द्विस्तरीय पंचायती राज संरचना की अनुशंसा की, जिसमें जिला परिषद और मंडल पंचायत शामिल थे। योजना विशेषज्ञता के उपयोग और प्रशासनिक सहायता की सुनिश्चितता के लिए राज्य स्तर से नीचे जिले को विकेंद्रीकरण के प्रथम बिंदु के रूप में रखने की अनुशंसा भी की गई। समिति की अनुशंसा के आधार पर कर्नाटक जैसे कुछ राज्यों ने इस व्यवस्था को प्रभावी रूप से लागू किया। कालांतर में पंचायतों के पुनरुद्धार और इन्हें नई ऊर्जा प्रदान करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने विभिन्न समितियों की नियुक्ति की। इनमें से जो महत्वपूर्ण समितियां हैं उनके मैं नाम बता देता हूं। हनुमंत राव समिति 1983, GVK राव समिति 1985, LM सिंघवी समिति 1986 और केंद्र राज्य संबंधों पर सरकारिया आयोग 1988, PK थुंगन समिति 1989, हरलाल सिंह खर्रा समिति 1990। GVK राव समिति ने जिले को योजना की बुनियादी इकाई बनाने और नियमित चुनाव आयोजित कराने की सिफारिश की, जबकि LM सिंघवी ने पंचायतों को सशक्त करने के लिए उन्हें संवैधानिक दर्जा प्रदान करने तथा अधिक वित्तीय संसाधन सौंपने की सिफारिश की। संशोधन का चरण 64वें संशोधन विधेयक के साथ शुरू हुआ, जिसे राजीव गांधी सरकार द्वारा पंचायत राज संस्थाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया, लेकिन यह विधेयक राज्यसभा में पारित नहीं हो पाया। 74वां संविधान संशोधन विधेयक जो आया यह साल 1990 में आया, लेकिन इसे कभी भी सदन में चर्चा के लिए नहीं लाया गया। प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव के कार्यकाल के दौरान सितंबर 1991 में 72वें संविधान संशोधन विधेयक के रूप में एक व्यापक संशोधन प्रस्तुत किया गया। 73वां और 74वां संविधान संशोधन को दिसंबर 1992 में संसद द्वारा पारित कर दिया गया। इन संशोधनों के माध्यम से ग्रामीण और शहरी भारत में स्थानीय स्वशासन की नींव डाली गई। 24 अप्रैल 1993 को संविधान यानी 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 और 1 जून 1993 को 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के रूप में ये कानूनी रूप से प्रवर्तित हुए। तो ये दोस्तों ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन थी जो कि आपके सिलेबस के शुरुआती 3 बिंदु हैं। ठीक है, परंपरागत पंचायत है ना, परंपरागत काल में ब्रिटिश काल में पंचायत और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पंचायत। तो ये 3 टॉपिक जो थे आपके सिलेबस के ये सारे फैक्चुअल थे, इसलिए मैंने इनको फैक्चुअल फॉर्म में ही आपको समझाया है। अब जो कोर कॉन्सेप्ट है वो अब नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा मैं, जो कि टॉपिक क्या है, अगला टॉपिक है समितियाँ, उसके बाद संशोधन है ना, उसके बाद अधिनियम। इसके मैं खुद हैंड रिटन नोट्स बनाऊंगा, तब मैं वो नोट्स के साथ आपके साथ मैं उपस्थित होऊंगा आपके सामने, ताकि आप मेरे हैंड रिटन नोट्स से वो समझें। ये तो फैक्चुअल था और ये जानकारी कहीं नहीं थी, इसलिए मैंने विकीपीडिया और दृष्टि टीम का सहारा लिया। तो मैं उनको क्रेडिट भी देता हूँ कि विकीपीडिया और टीम दृष्टि की के अलग अलग स्रोतों से मैंने ये जानकारी इकट्ठा की है आप सभी तक पहुँचाने के लिए। तो आप सभी इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा और इसके आप प्रॉपर नोट्स भी बना लीजिएगा। और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए होंगे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं टेलीग्राम का लिंक आपको बता दूंगा, आप वहां से इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। और अब जो अगला टॉपिक आएगा, देखिए मैंने आपसे बोला था कि मैं जो सिलेबस पढ़ाऊंगा तो मैं पॉइंट वाइज चलूंगा, जो कि आयोग ने आपको बताया हुआ है। तो मैं आयोग के हिसाब से ही चल रहा हूं और आपको कुछ अलग नहीं दे रहा हूं, क्योंकि अलग पढ़ने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। जो पढ़ना है सिलेबस के हिसाब से पढ़ना है, उसी से हमारा भला होगा, उसी से एग्ज़ाम क्रैक होगा। तो हमने आज सिलेबस के हिसाब से 3 पॉइंट कवर कर लिए हैं, बाकी के जो 6 पॉइंट हैं भाग 1 के पार्ट 1 की, तो वो भी हम 3 दिन में कवर कर लेंगे। ठीक है, और उसके बाद फिर हम लोग पंचायत अधिकारी की भूमिका और बाकी चीज़ें कंटिन्यू करेंगे और कंप्यूटर की क्लास भी कंटिन्यू करेंगे। तो ये मान के चलिए आपका सिलेबस इस महीने के अंत तक और अक्टूबर के शुरुआत तक ख़त्म हो जाएगा मेरी तरफ से, क्योंकि मैं भी एक एस्पिरेंट हूँ। आपको मैंने बताया भी है कि मैं UPSC एस्पिरेंट हूँ, सिविल सर्विस एस्पिरेंट हूँ। तो मैं आपको पॉइंट वाइज ही पढ़ाऊँगा, फालतू की चीज़ें नहीं दूंगा। आपको खुद ही लग रहा होगा कि मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ और अलग अलग सोर्सेज से मैं आपको डेटा प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो ये सारे रिलायबल कंटेंट है। और बाकी जो हैंड रिटन नोट्स है मेरे अब आएंगे, जहाँ पर मैं समितियों के बारे में चर्चा करूँगा, संशोधन के बारे में चर्चा करूँगा और अधिनियम के बारे में चर्चा करूँगा, जो कि पंचायती राज से संबंधित होंगे और वो मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स होंगे। ठीक है, और मैं इस वीडियो का क्रेडिट फिर से विकीपीडिया और टीम दृष्टि को मैं देता हूँ।
तो आप सभी इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और जिन लोगों ने भी मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब किया है उन सभी को दिल से धन्यवाद। और आप सभी इसी तरह अपना प्यार बनाए रखिएगा और इस वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिएगा। धन्यवाद।